हमारा आज का टॉपिक है समास। आज हम समास पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा टॉपिक अव्ययी भाव समास। पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो उन्होंने कोई एक शब्द दिया होता है, उसका तुम्हें विग्रह वाक्य करना होता है, या तो कोई श्लोका दिया गया होता है, उससे अंडरलाइन किया गया होता है कोई शब्द, उसमें कौन सा समास है तुम्हें वो बताना होता है। या तो कोई भी रैंडम श्लोका दिया गया होता है, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा संधि कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव में क्या होता है, सबसे पहले शुरू में अव्यय आते हैं। शुरू में अव्यय आते हैं। अव्यय कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट अव्यय आते हैं और उनके साथ क्या होता है वो मैं बता देता हूं। जब जब यथा नाम का अव्यय आएगा, उसके आगे आपने याद रखना है अनतिक्रम्य आएगा। जब भी यथा नाम का शब्द आएगा, आपने एक वर्ड ऐड कर देना है अनतिक्रम्य। यथा के साथ में जो भी शब्द होगा उसके साथ अनतिक्रम्य ऐड कर देना और आपका विग्रह वाक्य हो गया। जैसे यथा बलम, ठीक है। यथा की जगह आपने अनतिक्रम्य लगाना है, तो बलम अनतिक्रम्य, ये आपका विग्रह वाक्य हो गया और अव्ययी भाव समास हो गया। यथा कालम, अगेन आपको याद रखना है यथा की जगह अनतिक्रम्य यूज करना है आपने, तो कालम अनतिक्रम्य हो गया। यथा शक्ति, अगेन याद रखना है आपको कि यथा की जगह अनतिक्रम्य यूज करना है, शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक है, लाइक दैट। यथा की जगह अनतिक्रम्य यूज करना है और अनतिक्रम्य जो साथ वाला शब्द होता है उसके साथ लगाना है। यथा बलम का बलम अनतिक्रम्य, यथा कालम का कालम अनतिक्रम्य, यथा शक्तिम का शक्तिम अनतिक्रम्य। तो कहीं पे भी अगर आपको किसी भी श्लोका में अगर यथा शब्द मिलता है तो यथा के आगे वाले शब्द के साथ अनतिक्रम्य लगा देना है और आपका समास हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा आता है उप और अनु, ठीक है। जब भी उप और अनु आएगा, साथ वाले शब्द के साथ लगेगी षष्ठी विभक्ति एक वचन। भी अगर विभक्ति तुमने पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, एक सबसे बड़ी मशहूर शब्द है राम और उसकी षष्ठी विभक्ति है रामस्य, ठीक है। रामस्य रामयो रामाणाम, ये राम शब्द की षष्ठी विभक्ति। तो उप और अनु जब भी लगता है उसके साथ आपने षष्ठी विभक्ति लगा देनी है। तो पहले अनुयोग्यम, उप और अनु में से सबसे पहले हम करते हैं उप। उप का करते हैं, और उप का जो अर्थ होता है वो होता है समीप, ठीक है। तो शब्द मिलेंगे तुम्हें उपकृष्णम, उपरामम, उपवनम, लाइक दैट, ठीक है। उप और कौन सा उदाहरण था, उपकंठम। तो जहां पे भी उप आएगा आपने षष्ठी विभक्ति लगानी है, बट षष्ठी विभक्ति लगानी किसको है, इनको। और इन सब की षष्ठी विभक्ति भाई मैंने एक सैंपल बताया हुआ है कि ऐसे स्या लग जाता है साथ में, कृष्णम के साथ स्या लग जाएगा तो बनेगा कृष्णस्य, रामस्य, वनस्य, कंठस्य, ठीक है। उप कृष्णम, उप रामम, उपवनम, उपकंठम। तो कृष्णस्य, रामस्य, वनस्य, कंठस्य,
उप और अनु जहां भी लगेगा षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा वो लगा दिया। अभी जो उप का जो मतलब होता है वो होता है समीप, नजदीक, तो यहाँ साथ में जोड़ देना है। कृष्णस्य समीप, रामस्य समीप, वनस्य समीप, कंठस्य समीप। उप जहां भी लगेगा, जिस शब्द के साथ लगेगा उसके आपने षष्ठ आगे वाला जो मेन शब्द रहेगा उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन देना। षष्ठी विभक्ति एक वचन होती है रामस्य, ठीक है, राम शब्द। तो कृष्णस्य, रामस्य, वनस्य, कंठस्य, और जो उप का मतलब होता है समीप, वो साथ में उसके वो लिख देना है। कृष्णस्य समीप, रामस्य समीप, वनस्य समीप, कंठस्य समीप। ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। और अनु अगर आता है, अनु छोड़ो यार, अनु उतना इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है। तो अभी हमने पढ़ा भाई साहब, पहले पढ़ा हमने यथा, जिसका था अनतिक्रम्य, दूसरा था उप, जिसका था षष्ठी विभक्ति और समीपे, ठीक है, दो चीजें याद रखो। उसके बाद था भाई अपना प्रति। प्रति जब आएगा ना, उसके साथ वाला जो शब्द है ना, साथ वाला शब्द आपने रिपीट कर देना है। साथ वाला शब्द आपने रिपीट कर देना है। जैसे प्रतिदिनम, ठीक है, प्रत्येकम, और क्या है, प्रतिपदम, प्रतिग्रहम, लाइक दैट, ठीक है। तो जो सात प्रति के साथ वाला जो शब्द है उसको आपने रिपीट करना है और आपका विग्रह वाक्य हो गया। तो यहां देखो प्रति के साथ में क्या है, दिनम, तो दिनम, दिनम प्रति। प्रत्येकम, तो यहां पे प्रति के साथ एकम जुड़ा है, एकम, एकम प्रति। प्रति के साथ पदम जुड़ा है, पदम, पदम प्रति। ग्रहम, ग्रहम, ग्रहम प्रति। तो इस तरह से आपका तीसरा हो गया, ठीक है। तो तीसरा हमारा हो गया प्रति। यथा के साथ अनतिक्रम्य, उप के साथ समीपे और षष्ठी विभक्ति, और प्रति के साथ रिपीट। अभी आता है निर, निर ऐसे, ठीक है। जहां पे भी निर आएगा वहां पे आपने षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगानी है और साथ में ऐड करना है अभाव, ठीक है। जैसे निर्जला, निर्जला, या निर्जरा, निर्मक्षिका, कहीं पे भी। और क्या एग्जांपल है निर का, फिलहाल यही है। तो षष्ठी बहुवचन लगाना है, ठीक है। तो षष्ठी बहुवचन जो है ना, जैसे षष्ठी एक वचन था रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामाणाम, रामस्य, रामयो, रामानाम। ये है षष्ठी एक वचन, षष्ठी द्विवचन, षष्ठी बहुवचन। राम शब्द आप देखिएगा छठी विभक्ति में आपको तीन वचन मिलेंगे। एक वचन होता है जब एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, दो वचन जब दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुवचन होता है जब बहुत सारे लोगों के बात कर रहे हैं। ये फर्क होता है ये वचनों में। तो बहुवचनों में हमेशा नाम आता है लास्ट में, राम, नाम, नाम। तो यहां पे आप क्या करेंगे, षष्ठी बहुवचन करेंगे। जला, जल का षष्ठी होगा जला नाम, और साथ में अभाव करेंगे, जरा नाम, अभाव, मक्षिका नाम, अभाव। षष्ठी बहुवचन कर देना है और अभाव लिख देना है। निर की जगह अभाव लिखना है और जल की जगह षष्ठी बहुवचन कर देना, सिर्फ इतना ही।
मुझे लग रहा है ये 3-4 आप कीजिए, इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा। अगर नहीं आया तो भाई फिर वो तुम्हारी बदकिस्मती या हम क्या बोले। अब चलो साथ में एक और जो बड़ा मशहूर है वो मैं बता देता हूँ। हरि ए तो, ऐसा ही है ना? अरे नहीं, ये है अधिहरि। ये बड़ा फेमस है, इसको रट्टा मार लेना। इसका होगा हरऊ हरऊ इति। ठीक है, यहाँ सब अधि हरि, अधि के साथ ना तुमने क्या करना है ना, वो सप्तमी विभक्ति एक वचन आ जाती है पहले वाला। तो अगर तुम थोड़ा सा ज्यादा पढ़े हो तो हरि का तुम्हें पता होगा सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाता है हरऊ इति। ठीक है, साथ में इति जोड़ देना है। अधि के साथ वाला जो शब्द होगा उसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगी। अगर यहाँ अधिराम होता तो रामे इति आ जाता है। ठीक है, यहाँ हरि का हरऊ होता है सप्तमी विभक्ति एक वचन। थोड़ा सा यार शब्द रूप है इसमें। और भाई रूप का जो अनु का मैंने तुम्हें बोला था, चलो वो भी मैं बोल ही देता हूँ, क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो देखो यहाँ पे एक तो घटिया सा मार्कर अनुरूपम, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है ना। तो अनु की जगह षष्ठी विभक्ति एक वचन आ रहा था, जैसे उप और अनु की जगह षष्ठी विभक्ति एक वचन आ रहा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन आ रहा है। यथा की जगह अनतिक्रम्य आ रहा है, और प्रति की जगह जो साथ वाला शब्द है वो रिपीट हो रहा है, और नेर की जगह षष्ठी विभक्ति बहुवचन और साथ में आगे अभाव जोड़ दे रहा है। तो अनुरूपम में जहां पे भी अनुरूपम आया तो रूपम का षष्ठी विभक्ति लिखोगे तुम, और साथ में लिखोगे योग्यम, रूपस्य योग्यम, अनुगुणम गुणस्य योग्यम, लाइक दैट। यही है 4-5 एग्जाम्पल जिनमें से अव्ययी भाव आता है। मेनली यथा है जिसका आपने अनतिक्रम्य कर देना है, और प्रति और निर है, ये बार बार आते हैं। बाकी ये रेयर है। अधि हरि कई बार पूछ लेते हैं, हरो इति आपने कर देना है। ठीक है, अभी समास के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, कोशिश करूंगा अष्टांग हृदय के जितने भी हैं हमारे 1 2 3 4 11 12 13 14 इन सारे चैप्टर के सैंपल उठा के फिर हम प्रैक्टिस कराऊं मैं। ठीक है, ये अव्ययी भाव समास था। अभी हम आसान सा समास पढ़ रहे हैं, एक वो है नया समास। इसमें ना तुम्हें शुरू में 2 शब्द मिलेंगे, या तो न मिलेगा या तो अन मिलेगा। ठीक है, या तो अ मिलेगा या तो अन मिलेगा, और इनका आपने न लिख देना है। नए समास है ना, नाम में ही न है, नया मतलब नहीं। ठीक है, तो शुरू में जो शब्द होगा उसकी शुरू में तुम्हें या तो अ मिलेगा या तो अन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको हाँ या तो अ मिलेगा या तो अन मिलेगा। अभी एग्जांपल देखो, अबुधः, अविकृतः, ये सारे बुक के एग्जाम्पल हैं। अगर गलती से तुम्हें ये श्लोक आ जाए तो तुम्हारी आसानी हो जाएगी, बट ये आसान है। अबुधः, अविकृतः, अविरोधी। ठीक है, तो यहां देखो आप, ये जो अ आ रहा है शुरू में, अ आ रहा है, ये देखो शुरू में अ आ रहा है, शुरू में अ आ रहा है, तो इस अ की जगह आपने न लिखना है। तो न बुधः, न विकृतः, न विरोधी। इस तरह से बुक में जो श्लोक लिखा होगा वहां ये होगा अबुधः, अविकृतः, अविरोधी। तो उसमें तुमने न बुधः, न विकृतः, न विरोधी कर देना है, न लगा के आगे सेम लिख देना है, और समास का नाम नया लिख देना है। अगर श्लोका में इस तरह का शब्द आपको देखने को मिलेगा। अभी अन का एग्जाम्पल आप देखिए, अनुलग्नः, अनारोग्यः, और अनुद्रवः। तो भाई साहब यहां देखो आप,
अ था, अ की जगह तुमने न लगा दिया, अबुध का न बुध बना दिया, अविकृत का न विकृत बना दिया, अविरोधी का न विरोधी। अभी यह है अनुलग्न। पीछे तुमने पढ़ा था अनुयोग्यम अनुगुणम गुणस्य रूपम। तो देखो यहां अगर अनु है ना, अनुयोग्यम है, तो तुम्हें पता है अनु एक अलग चीज है और योग्यम तुमने सुना होगा, अनुगुणम गुण भी तुमने सुना होगा। बट अगर तुम अनु को हटा दो, पद्रव, पद्रव तुमने सुना ही नहीं होगा। अनु, अनु अगर तुम, यहां तो अनु है ही नहीं, चलो ठीक, अनु हटा दो, लवण, जो लवण तुमने सुना है ना उसमें पूरा ल होता है, आधा ल। तो ये एक डिफरेंस है। बट अगर मान लो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यार कि यहाँ मैं अव्ययी भाव की जगह लवणस्य समीपम, लवणस्य योग्यम करूं या न लवण करूं, तुम दोनों कर देना भाई, दोनों साथ में लिख देना, टीचर खुद चेक कर लेगा, क्योंकि गलत तो कुछ भी नहीं होता है। न उल्वण, न आरोग्य, न उपद्रव। अभी देखो कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही होगी यार, यहां ना अनु है भाई, अनु है, यहां अन नहीं है, यहां पे अनु है भाई, अनु है। और तुम्हारा था अन, अन का न बन रहा था, और ये जो ऊ की मात्रा है ना, न प्लस ऊ बनता है नु, ठीक है। तो यहां ये जो ऊ की मात्रा है इसीलिए आगे जा रही है, अन का तो न बन गया, ये जो ऊ की मात्रा है ये लग रही है उल्वण। अना, न प्लस आ होता है ना, ठीक है, इसीलिए आ रहा है इधर आरोग्य में, ये आ रहा है आ, और ये जो अन है उसका तो न बन रहा है, अन का न बन गया, और ये जो आ है अना, आ का ये आगे आ रहा है आरोग्य के साथ। सेम अन का तो न बन गया, आगे ऊ है, नु है, न प्लस ऊ नु, तो उपद्रव, न उपद्रव। समझ नहीं आया तो तुम कमेंट कर देना, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं फिर से समझाऊंगा, चिंता मत करना। जहां पे न और अन आए उसकी जगह न लगा देना है, और ये नया समास है, दो समास हो गए हमारे, ठीक है। पहला था हमारा अव्ययी भाव, दूसरा था हमारा नए। अव्ययी भाव में हमने पढ़ा था अगर यथा आएगा तो अनतिक्रम में लगाना है, ऊपर आया तो षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा के समीप लगाना है, निर आया तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाना है, ठीक है, और अधि आया तो सप्तमी विभक्ति एक वचन लगता है। अच्छा भाई साहब, अब आता है हमारा कर्मधारय। देखो जी, अगर कर्मधारय हुआ पुल्लिंग, शब्द अगर पुल्लिंग है तो लगेगा च असौ, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में लगता है भाई साहब च असौ इस कर्मधारय में। और अगर हुआ बहुवचन तो लगेगा च तानी, तत् ते तानी, ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग हुआ तो च असौ, बहुवचन हुआ तो च तानी। और अगर नहीं, नपुंसक लिंग बहुवचन हुआ तो च तानी, अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हुआ कोई भी वचन तो लगेगा च असौ। नपुंसक लिंग बहुवचन हुआ तो लगेगा च तानी, नपुंसक लिंग एक वचन हुआ तो लगेगा च तत्। ये तीन चीजें तुम्हें समझनी पड़नी है, पता नहीं मेरे भाइयों तुम्हें समझ आ रहा होगा कि नहीं, मैं फिर कोशिश करता हूं। देखो तीन तरह के शब्द होते हैं, एक हो गया राम शब्द, रामः, रामौ, रामाः, ठीक है, ये है अकारांत पुल्लिंग, ठीक। अभी सेम है फलम, फले, फलानी, ठीक है, फल फ्रूट। अभी राम तुम देखो ना, राम है मेल बंदा, पुल्लिंग, फल, फल गिरा हुआ फल नपुंसक लिंग है, ठीक है, तो है अकारांत, अंत तो रहने दो, तो नॉन लिविंग टाइप चीज मान लो तुम मोटे मोटे तौर पे, हालांकि इस पे भी लोचा है बट मैक्सिमम जगह चल पड़ता है। नॉन लिविंग चीज होगी नपुंसक लिंग, लिविंग मेल टाइप चीजें होगी पुल्लिंग, ठीक है। तो राम, रामो, रामा पुल्लिंग। अगर राम, राम हुआ
तो वहां पे च सौ लगेगा। अगर फलम हुआ तो वहां तत् लगेगा, फलानी हुआ तो तानी लगेगा। देखो लिखा ही है, फलानी, तानी, फलम, तत्। ठीक है। नपुंसकलिंग एक वचन तत्, नपुंसकलिंग बहुवचन तानी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग च सौ। ये 3 चीजें इसमें समझने की है। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं कोई बात नहीं, मैं फिर ट्राई करूंगा। आप लोग बताना मुझे समझ आ रही है चीजें या नहीं। अब आता है जी एग्जाम्पल भूत आत्मा। तो भूत च असौ आत्मा, यहाँ जो 2 शब्द आपको दिख रहे होंगे उनके बीच में आपने च असौ लगा देना है। जैसे भूत आत्मा है ना, पदार्थ विज्ञान तुमने बहुत पढ़ा है, तुम्हें पता ही है भूत और आत्मा अलग अलग चीजें। तो भूत च असौ आत्मा, भूत तुम्हें पता है पुल्लिंग दिख रहा है तुम्हें, है ना। अब आ रहा है कृष्ण जीर्कः, कृष्ण जीर्कः, कृष्णः च असौ जीर्कः। ठीक है। अच्छा, उत्तमांग, उत्तमांग, उत्तम च असौ अंग। ये एक कर्मधारय की एक और स्पेशलिटी है भाई। विशेषण और विशेष्य सुना होगा तुमने, या पता नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। विशेषण और विशेष्य एक चीज होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो 2 शब्द होते हैं ये एक दूसरे के विशेषण विशेष्य होते हैं। अभी विशेषण पता क्या होता है? विशेषण रंग हो सकता है, कोई भी रंग, कोई भी गुण हो सकता है, गुण या अवगुण कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा गुण कुछ भी हो सकता है, वो विशेषण हो सकता है। कोई रंग हो सकता है, कोई स्वाद हो सकता है, कोई शेप साइज स्ट्रक्चर, कुछ भी विशेषता हो सकती है। जैसे मोटा, मोटा लड़का, स्थूल पुरुष, तो स्थूल विशेषण हो गया, पुरुष विशेषण। गोरा लड़का, चिट्टी कलाई, चिट्टियां कलाइयां, तो चिट्टी रंग है ना, व्हाइट होता है चिट्टी, तो व्हाइट चिट्टी हो गया विशेषण, और कलाइयां विशेष्य हो गया। देन मोटा और वो भी हो गया। सुंदर लड़की, सुंदर विशेषण। अच्छा, ये देखो काला जीरा, कृष्ण जीरक मतलब काला जीरा, यहाँ रंग की बात हो रही है। कृष्ण चरसो जीरो जीरक। ठीक है। उत्तमांग, उत्तम मतलब बढ़िया अंग, बढ़िया छोरा, बढ़िया अंग, उत्तम, तो यहाँ गुणों की बात हो रही। गुण की, रूप की, शेप की, साइज की, स्ट्रक्चर की, टेस्ट की, क्वालिटी की, कुछ भी चीजें होती हैं वो सारी विशेषण हो जाती है। तो उसमें आपको मेनली ये चीजें दिखेंगी कर्मधारय में। ठीक है। यहाँ उत्तम दिख रहा है, यहाँ भूत दिख रहा है, यहाँ काला दिख रहा है, और क्या है, उष्ण, उष्णांबु गर्म पानी, उष्णांबु, उष्ण च असौ अंबु। नहीं, च असौ नहीं आएगा, पानी नपुंसकलिंग है ना, ये तत्व में आ गया, मैं बाद में कराता हूँ, रुको। फिलहाल तुम इतना करो। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य होता है। विशेषण मैंने तुम्हें बता दिया, शेप साइज स्ट्रक्चर रंग स्वाद। जैसे मधुर रस, तो मधुर विशेषण हो गया, रस विशेष्य हो गया। बाकी ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई दी है ना। तो जब पुल्लिंग होगा तो च असौ लगाना है, नपुंसक लिंग में च तत् लगाना है, और बहुवचन नपुंसक लिंग में च तानी लगाना है। अब ये जो अपना उष्णांबु है, अंबु अपना नपुंसक लिंग है ना, उष्ण, उष्णांबु, तो बनेगा उष्ण च तत् अंबु, पानी ना, नॉन लिविंग बेचारा। और ईशत रक्त, ईशत रक्त, ईशत मतलब थोड़ा, ईशत च तत् रक्तम। ठीक है। और क्या है, स्थूल मूलानी, स्थूल मूलानी
अब देखो फलम फले फलानी, बहु च तानी, यहां आएगा स्थूल च तानी मूलानी। पता नहीं भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा, टॉर्चर बुरा लग रहा है मुझे बुरा लग रहा है मुझे, पर भाई ऐसा ही है। अब कर्म धारे में 3 चीजें हैं। मैं फिर कोशिश करूंगा अगले वीडियोस में, अगर ये समझ नहीं आया। ठीक है, ये पानी नपुंसक लिंग था, इसलिए उष्ण च तत् आया। पुल्लिंग में च असो आता है। यहाँ ये फलम फले फलानी की तरह नपुंसक लिंग बहुवचन था, इसलिए स्थूल च तानी आ रहा है। और इन दो के बीच में आएगा ये च असौ च तानी च तत्। स्थूल और मूलानी देखो सेम ही है, बीच में क्या डालना है तुमने वो डिपेंड करेगा ये क्या है। अगर ये नपुंसक लिंग बहुवचन है च त तानी, पुल्लिंग है तो च असौ, नपुंसक लिंग है तो च तत्। आसान है वैसे, इतना उतना मुश्किल नहीं। अभी देखो ईशत रक्त, ईशत और रक्त तुम्हें पता ही है, बीच में क्या डालना है, च असौ च तानी च तत्। डिपेंड करेगा, अगर नपुंसक लिंग एक वचन है तो च तत् डाल दिया। अंबु नपुंसक लिंग एक वचन था तो च तत् डाल दिया। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, आई एम फीलिंग बेटर। तो ये भाई कर्मधारय हो गया तुम्हारा, अव्ययी भाव हो गया, नय हो गया। अब आता है मित्रों द्विगु समास। द्विगु समास बड़ा ही आसान है, जहां पे भी तुम्हें नंबर दिखे, नंबर संख्या जहां पे भी दिखती है वो द्विगु हो गया। ठीक है, और संख्या तुम्हें 2 तरह से दिखेंगी। अभी मैंने तुम्हें बोला ना, फलम फले फलानी, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर संख्या दिखी तुम्हें एक वचन के जैसे, जैसे फलम दिख रहा है ना वैसे दिखेगा तुम्हें, रात्रम दिख रहा है ना फलम की तरह, रात्रम और पंच गव्यम फलम रात्रम और चतुर्युगम। ठीक है भाई, फलम अगर प्रथम ये नपुंसक लिंग एक वचन की तरह अगर तुम्हें दिखता है ना तो उसको बोलते हैं समाहार द्विगु। ठीक है, 2 तरह से ही दिखेगा, या तो ऐसे दिखेगा या तो बहुवचन की तरह दिखेगा। जो बहुवचन की तरह दिखते हैं उसको बोलते हैं असमाहार द्विगु, समाहार और असमाहार। तो ये जो फलम की तरह दिख रहा है इसमें क्या होने वाला है, इसमें लगेगा सेम पंचानाम गव्यानाम समाहार, षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगेगा। जैसे त्रयाणाम या तिसृणाम, रात्रिणाम समाहार। समाहार है ही तो समाहार ऐड कर लेना है। जो भी 3 का भी षष्ठी बहुवचन और रात्रि का भी षष्ठी बहुवचन और साथ में समाहार। तो देखो 5 है और गव्य है, 2 चीजें, इनका षष्ठी बहुवचन। पंचानाम गव्यानाम समाहार, आसान है। ठीक है, चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहार। ठीक है, बस एंड में याद रखना कि ये जो ना म आना चाहिए एंड में, म फलम की तरह, तो होता है वो समाहार। ठीक है, अगर आया फलानी की तरह, जैसे पंचेंद्रियाणी, पंचेंद्रियाणी, पंचेंद्रियाणी आ गया। ठीक है, और तो पंचेंद्रियाणी आ गया, अपना पंच महाभूतानी आ गया, पंच महाभूतानी। अब देखो 2 तरह की प्रेजेंटेशन आ रही है द्विगु की। एक आ रहा है नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन की तरह आ रहा है, तो वो हो गया समाहार। वहां लिखोगे इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन और समाहार।
त्रैस्त्रीणाम रात्रिणाम समाहार, पंचानाम गव्यानाम समाहार, चतुर्नाम युगानाम समाहार। आसान। यहाँ क्या होगा, याद होगा तुम्हें, वो हम फलानी में क्या ऐड कर रहे थे, च तानी। ठीक है, यहाँ पे भी वही है। पंचानाम तानी, पंच च तानी इंद्रियाणी च, पंच च तानी इंद्रियाणी च। देखो कर्मधारय में भी जब ये ओ था, नपुंसकलिंग बहुवचन था, तो वहां हम च तानी ऐड कर रहे थे। यहाँ पे भी जब ये बहुवचन होगा तो च तानी ऐड होगा। पंच च तानी इंद्रियाणी च। महाभूत का भी सेम वैसा ही है। पंच च तानी महाभूतानि। ठीक है, दो तरह का द्विगु मिलेगा। एक मिलेगा ऐसा आनी वाला, फलानी वाला, जिसके एंड हो, तो वो होगा असमाहार। वहां पे आपने पंच और इंद्रियाणी के बीच में च तानी ऐड करना है। पंच च तानी इंद्रियाणी, पंच च तानी महाभूतानि। और एक होगा ऐसे फलम की तरह मिलेगा, वहां आपने षष्ठी विभक्ति बहुवचन कर देना है दोनों का। त्रयाणाम रात्रिनाम समाहारा, पंचानाम गव्यानाम समाहारा, चतुर्नाम युगानाम समाहारा। तो ये भाई साहब आपका द्विगु समास हो गया। अभी अगला है हमारा, द्विगु हो गया, कर्मधारय हो गया, नय हो गया, अव्ययीभाव हो गया। उसके बाद आता है हमारा बड़ा मशहूर द्वंद्व समास। वीडियो चल भी रही है या बंदी बनी होगी, चल तो रही है। अब आता है हमारा, सबसे ज्यादा आता है भाई द्वंद्व समास। बुक लाया हूं, मैं लाया हूं द्वंद्व समास। श्लोक आएगा ना, श्लोक में यही आता है ज्यादा, बाकी आयुर्वेद में बड़े रेयर रेयर मिलते हैं श्लोक समास। ये हर जगह है समास। इसके भी दो ही टाइप है, सेम वाला स्टोरी, फलम फले फलानी। ठीक है, या राम रामौ रामाहा। ये है भाई एक वचन, ये है द्विवचन, ये है बहुवचन। ठीक है, ये है पुल्लिंग और ये है नपुंसकलिंग। अगेन सेम पहले वाले की तरह, फलम की तरह अगर आएगा तुम्हें, फलम की तरह दिखेगा एंड में, तो वो समाहार द्वंद्व होने वाला है। सेम, तो उसका क्या होने वाला है, कैसे एग्जांपल मिलते हैं, शुक्र शोणितम। अगर यहां नंबर होता त्रयस शोणितम, चतुर्शोणितम, तो भाई साहब ये हो जाता द्विगु समाहार। अगर यहां सिर्फ दो चीजें सिंपली जुड़ी हुई हैं, सिंपल शुक्र और शोणितम, दो चीजें आपस में जुड़ी हुई, तो वो होता है समाहार द्वंद्व। अगर म आ रहा है, फलम की तरह आ रहा है, शुक्र शोणितम, अच्छा, श्वैत्य शैत्य श्लथांगत्वम, श्वैत्य श्वैत्य शैत्य श्लथांगत्वम, यहां पे भी म आ रहा है। ठीक है, इसका सबसे आसान है च ऐड करना होता है और कुछ नहीं। शुक्र च शोणितम च तयोः समाहार, अनयोः समाहार। अगर दो होते हैं तो अनयोः, और अगर बहुत होते हैं तो एतेषाम्। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ पे श्वैत्य च शैत्य च श्लथांगत्वम च एतेषाम् समाहार। अगर दो होते हैं तो अनयोः समाहारा, बहुत सारे होते हैं तो एतेषाम्। अनयोः और एतेषाम् ये दो नए शब्द हैं, आपने याद करने। बाकी भाई बिल्कुल सेम, शुक्र वैसा शोणितम वैसा, च ऐड कर देना है। शुक्रम च शोणितम च अनयोः समाहार, श्वैत्यम च शैत्यम च श्लथांगत्वम च एतेषाम् समाहार। मोर देन टू हैं तो एतेषाम्, दो हैं तो अनयोः। ठीक है भाई,
ये और ये श्लोका में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। मैं अष्टांग हृदय से मैं उदाहरण उठा के दिखा देता हूँ। ये हर श्लोका में यही यूज होता है मैक्सिमम जगह। बाकी ये देखो विकृता अविकृता, ठीक है, विकृता अविकृता, विकृता और अविकृता, तो नहीं, ये दूसरे वाला है। चलो पहले मैं दूसरा भी समझा ही देता हूँ, फिर आसान रहेगा करना। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा जो द्वंद है असमाहार द्वंद, उसमें क्या होता है, वृद्धि, यार क्या गठिया, वृद्धि क्षयो एक चीज होगी। दूसरी दोष धातु मलाह, दोष धातु मलाह। तो भाई नपुंसक लिंग एक वचन में मिल रहा था, वो था समाहार द्वंद। बाकी इस जगह पे, इस जगह पे अगर कोई मिलेगा, इन जगह पे, इन जगह पे, इन जगह पे, इन जगह पे अगर कोई मिले तो वो होता है असमाहार, ठीक है। इसमें और इसमें ये मैक्सिमम मिलता है, द्विवचन और बहुवचन। ये देखो रामौ वृद्धि क्षयो, रामाहा दोष धातु मलाहा, तो ये असमाहार द्वंद होता है। इसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना होता है, बस च जोड़ना है। वृद्धि ही च क्षयः च, दोषः च, धातुः च, मलः च, च, बस आसान काम है। और यही आपको बार बार हर जगह श्लोकों में आने वाला है। या तो ये म फलम की जैसे आएगा, अकारांत नपुंसक लिंग की तरह आएगा तो समाहार द्वंद हो जाएगा। वहां अगर बहुत सारे लोग होंगे तो च जोड़ के एतेषाम समाहार जोड़ना है, दो लोग होंगे तो अनयो समाहार जोड़ना है। समाहार द्वंद है इसलिए समाहार शब्द जोड़ देना है, दो को अनयो के साथ, बहुत सारे को एतेषाम के साथ। और यहाँ अगर द्विवचन या बहुवचन में है तो सिर्फ च, वृद्धि च, क्षय च, दोष च, धातु च, मलाह च, हो गया भाई आपका, ठीक है। तो ये आपको बहुत से एग्जांपल मिलेंगे इसके। चलो तो मैं सोच रहा हूँ अलग ही वीडियो बनाता हूँ, पहले समास की इंट्रोडक्शन खत्म करो। अब बचा लास्ट हमारा, नहीं अभी है एक और जान खाने वाला, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास पता क्या होता है, अन्य अन्य पद प्रधान होता है। जैसे मान लो नीलकंठ है, ठीक है, नीलकंठ, तो ये होगा नीला है कंठ जिसका, नीला है गला जिसका। तो भाई नीला है गला जिसका मेरा है नहीं है, तुम्हारा है नहीं है। नीला है गला किसका, शिव जी का। तो नीलकंठ, यहां ना नीले की बात हो रही है ना कंठ की बात हो रही है, यहां हो रही है शिव जी की बात, अलग ही बंदे की बात हो रही है, यहाँ तीसरे बंदे की बात होती है। अभी तक क्या था, इन दो शब्दों के बीच में तुम लिंक ढूंढ रहे थे, इनके बीच में तुम च जोड़ रहे थे, इनके बीच में तुम च सौ जोड़ रहे थे। यहाँ कई जगह ये आपका अलग अलग रिश्ते जुड़ रहे थे इन दो के बीच में पहले वाले समासों में। यहाँ भाई इन दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं, ये दो किसी और ही तीसरे बंदे के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लो ये कौन सा है, लाइट पिंक स्वेटर है जिसकी, तो लाइट पिंक स्वेटर जिसकी, कोई नाम नहीं आया, मेरा नाम आया भाई विकास भाई, ठीक है। अनुष्का बीबी है जिसकी, तो अनुष्का बीबी है जिसकी, कहीं पे भी किसी का नाम नहीं, बट तुम्हें याद आ गया भाई कोहली की बात हो रही, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, अगर तुमने बाहुबली देखी होगी तो तुम्हें प्रभास याद आ रहा होगा, मतलब अभी उनकी हुई नहीं, बट ठीक है। ये तो नीलकंठ, तो नीलकंठ सेम एग्जांपल, नीलकंठ, नीलः कंठः यस्य सः, नीलः कंठः यस्य सः, वो उसको शिव जी बोलते हैं वैसे, है ना। तो ऐसे ऐसे करके पीतांबर, पीतांबर, पीतम
अंबरम यस्य सह, यही है ना। हाँ ठीक है। धर्मपरः, धर्मपरः, धर्म परः यस्य सह। तो ये समझने की बात यह है कि किसी तीसरे आदमी की बात की जा रही। ठीक है। उपकार प्रधान, उपकार प्रधान पढ़ा होगा तुमने दिनचर्या में, उपकार प्रधान स्यात्। तो उपकार प्रधान यस्य सह, ये किसी उस आदमी की बात कर रहे हैं जो बेचारा ग्रेटिट्यूड शो करता है, उस आदमी की बात की जा रही है। तो भाई साहब बहुव्रीहि समास इस तरह का है, ये थोड़ा सा अलग लेवल का है। बाकी तुम्हारा भाग्य होगा अगर इनमें से कुछ आगे, और नीलांबर हो गया, नीलकंठ हो गया, चक्करपाणी हो गया, तो चक्करपाणी यस्य सह, चक्करपाणी हो गया, उसको विष्णु बोलते हैं। ठीक है। और वो बुक कहाँ गई, उसमें से मैं कॉमन एग्जाम्पल तुम्हें बता देता हूँ। कई बार संस्कृत के टीचर उनको डाल देते हैं। पर आजकल सिलेबस ऐसा है कि ये नहीं बात बनती। चलो ठीक है। अभी आता है लास्ट समास हमारा, वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के लिए आपको भाई कारक का पता होना चाहिए। अगर कारक पता नहीं है तो तुम तो गए। ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में कारक इंपॉर्टेंट है। कारक वैसे तो 6 माने हुए हैं, है ना। तो यहां क्या होता है, प्रथम जो विभक्ति रहती है, पहली जो विभक्ति रहती है उसको यहां नहीं मानते। दूसरी विभक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये जो 7 विभक्तियां हैं, पहली को छोड़ के ये जो नीचे 6 विभक्तियां बचती है ना, इनके बनते हैं तत्पुरुष समास। और ये क्यों बनते हैं? जैसे मान लो किसको क्या बोलूं मैं, लड़की फूल मान लो, ठीक है। या संस्कृत लिख लो, मैं बालिका पुष्प, ये 2 शब्द हैं। ठीक है। तो इनमें से तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सी विभक्ति यहाँ पे अप्लाई होगी, तो वो वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो इनमें क्या क्या, पहले हिंदी वाली समझ लो। दूसरी विभक्ति पे यूज होता है को, तीसरी विभक्ति के यूज होता है से, चौथी विभक्ति के लिए यूज होता है के लिए, पांचवी विभक्ति में यूज होता है से अलग होना, सेपरेशन। षष्ठी विभक्ति का यूज होता है का, के, की पे। सप्तमी विभक्ति का यूज होता है में, पे, पर। तो अभी देखो लड़की का फूल, लड़की फूल, तो इसमें क्या क्या जुड़ सकता है? लड़की को फूल तो हो गया, तो भाई हो गया। फिर बालिकाम पुष्प, वो जो रमा शब्द की तरह चलेगा, बालिकाम पुष्प बन गया द्वितीय तत्पुरुष समास। यहाँ दूसरी विभक्ति लगानी पड़ेगी आपको बालिका शब्द की। आपको आती है या नहीं आती? मेरे को खुद नहीं आती। यहाँ ढूंढने पड़नी। और ये किताब इतनी गंदी सी है, इसमें तीन है दूसरे आकारांत स्त्रीलिंग वाला। चलो लड़की की जगह ना हम नहीं यार, अग्नि नहीं, लड़की ही सही करेंगे हम। चलो विभक्ति आए चाहे नहीं है। ठीक है। तो बाली, अगर दूसरी होगा तो बालिकाम पुष्प। ठीक है। लड़की को फूल, वाक्य बनता है भाई, लड़की को फूल दिया जा रहा है। लड़की से फूल, ये कुछ सेंस नहीं बन रही। लड़की के लिए फूल, ये हो रहा है। बालिकाय, बालिकाय तो होता नहीं होगा, क्या होगा, जो भी होता होगा मान लो यहाँ चतुर्थी विभक्ति, वो पुष्प होगा। बालिका से अलग होके पुष्प, अगर लड़की ने फूल फेंक दिया तो वो लड़की से अलग होके फूल हो गया, तो पंचमी विभक्ति भी शूट हो सकती। लड़की का फूल,
षष्ठी विभक्ति में सूट हो सकती है। लड़की में फूल, लड़की पर फूल, लड़की ने अगर फूल का गजरा लगाया है तो सप्तमी विभक्ति। तो भाई लड़की को फूल, लड़की के लिए फूल, लड़की से फूल, लड़की का फूल, लड़की में फूल, 5 तत्पुरुष समास इन 2 के हो सकते हैं अगर बालिका पुष्प करके शब्द है। ठीक है, उनके मतलब अलग अलग होने वाले। तत्पुरुष समास की यही ब्यूटी है कि वो कहाँ पे यूज होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैंने समझा दिया है। अभी जो एग्जाम्पल्स हैं उनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको ट्राई करवा देता हूं। तो सबसे पहले दूसरे कोष्ठगतम, कोष्ठगत, ठीक है, कोष्ठगतः। तो कोष्ठ को गया तो बनेगा कोष्ठम गतः, सही समास बन रहा है। कोष्ठ से गतः, कोष्ठेन गतः, कोष्ठ के लिए गया, कोष्ठाय गतः, कोष्ठ से अलग होके गया, कोष्ठात गतः, कोष्ठ का गत, कोष्ठ का के की गत, ये तो नहीं बनेगा। कोष्ठ में गया, कोष्ठे गतः। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है जो आपको सूट लगे, जो भी आपको कोष्ठात, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे जो सबसे सही है वो एक तो ये है और ये भी है, ये 2 बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ये 2 सूट कर रहे हैं, तो ये द्वितीय तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष इस तरह से हो सकते हैं। अभी और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। तिक्त संयुक्त, तिक्त संयुक्त मतलब कड़वाहट से भरा हुआ। देखो मैं इसका मतलब ही ऐसा आ रहा है, कड़वाहट, तिक्त तो होता है कड़वा, संयुक्त मतलब भरा हुआ, मेरे अपने आप ही निकल गया कड़वाहट से भरा हुआ, तो तिक्तेन संयुक्त आ जाएगा। कड़वाहट को भरा हुआ नहीं बना, कड़वाहट के लिए भरा हुआ नहीं, फील नहीं आ रहा है। कड़वाहट से अलग होके भरा हुआ, कड़वाहट का भरा हुआ नहीं, कड़वाहट में भरा हुआ। इंसान की बात हो तो फिर आ सकता है कड़वाहट में भरा हुआ, बट ऐसे अगर किसी चीज की बात की हो रही है तो तृतीय इसमें आ रहा है, तिक्तेन संयुक्त। तो इसका आएगा आपका तिक्तेन संयुक्त। ये भी आयुर्वेदा में बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आपको मिलेंगे। देन उसके बाद आपका भाई, उसके बाद क्या है, रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग भय। देखो भय के योग में ना हमेशा 5वीं विभक्ति लगती है, डर के योग में हमेशा 5वीं विभक्ति लगती है। चुपचाप जहां भय दिखे वहां 5वीं डाल देना है। रोगात भयम, रोगात भय, जहां पे भी डर डर दिखे वहां पे 5वीं विभक्ति डाल देना। जहां पे भी नमः स्वस्ति स्वाहा दिखे वहां चतुर्थी डाल देनी। कारक के एंगल में भी, ग्रामेटिकल मिस्टेक के मामले में भी, और ये व्याकरण के मामले, जहां पे भी नमः स्वस्ति स्वाहा दिखे चुपचाप चतुर्थी विभक्ति। जहां पे भी भय दिखे 5वीं विभक्ति। जहां पे भी किसी ऑर्गन की डिफॉर्मिटी दिखे, जैसे अंधा, बहरा, बधिर, या सह सह साथ लिखे, सह सह शब्द मिले, तृतीय डाल देंगे। सह और ऑर्गन की डिफॉर्मिटी तृतीय। नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा चतुर्थी, भय 5वीं। ठीक है, अभी आता है एक बड़ा मशहूर एग्जांपल है, यहां पता नहीं है कि नहीं, एग्जाम में जो आ रहा है आजकल वो है कायाग्नि या आयुर्वेद। एक होता है राज्ञपुत्र, ठीक है,
तो ये सारे षष्ठी विभक्तियां हैं। काया अग्नि, कायाः अग्नि, कायस्य अग्नि, सॉरी षष्ठी विभक्ति, कायस्य अग्नि, शरीर की अग्नि। आयुर्वेद, आयु का वेद, आयु का वेद, ठीक है, आयु का वेद, आयुषः वेदः, या आयु की जो भी षष्ठी विभक्ति होगी तुम्हें वो देखनी पड़ेगी, इसलिए शब्द रूप इंपॉर्टेंट है यार। इस षष्ठ विभक्तियां, राज्ञ पुत्र, राजा का पुत्र, तो जो भी राज्ञ की षष्ठी विभक्ति होगी वो आपने राज्ञ पुत्र लिख देनी, ठीक है। ये षष्ठी विभक्ति के इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे इस पे आते हैं। और सप्तमी विभक्ति में तो चलो छोड़ो, कोई नहीं। तो इस तरह से ये हमारा समास का टॉपिक था। मैंने जल्दी जल्दी में ट्राई किया है, आजकल आप लोगों के एग्जाम आए हुए हैं, मुझे पता है बहुत सारी कमियां हैं, मैं इनको सुधारूंगा और फिर से कोशिश करूंगा वीडियो डालूं कोई और।